सौरभ और शोभा दोनों शादी के दूसरे दिन अपने बुआ के घर दावत पर गए थे, लेकिन इन दोनों की अभी सुहागरात भी नहीं हुई थी। क्योंकि शोभा के साथ जो समस्या थी वह शर्म से सौरभ को नहीं बता पा रही थी। वहाँ दावत खाते समय शोभा के सारे कपड़े खराब हो रहे थे। वह टेबल पर बैठी अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब वो उठी थी तो डर के मारे कांप गई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े एक सफ़ेद वाइट पानी से खराब हो चुका था। उसने आज तक इस समस्याओं के बारे में किसी से बात नहीं की थी और इस वक्त वह बहुत तकलीफ में थी। इसी समस्या की वजह से वह अपने पति से भी सुहागरात के दिन अलग कमरे में जाकर सो रही थी। लेकिन सौरभ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह न जाने क्या कुछ सोच रहा था। सौरभ, ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे घर जाना है। शोभा ने घबराते हुए सौरभ से कहा तो वह आंखें ऊपर करके उसे देखने लगा। शादी के बाद उनकी ये पहली दावत थी। सुनो, पहली बार तो मुझे ये सौरभ कहना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ और सबके सामने तुम मेरा नाम लेती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने अभी तक मेरे पापा का नाम नहीं लिया है। उनको मेरी माँ साहब कहकर बुलाती हैं और तुम हो कि कल की दुल्हन मेरा नाम लेकर बुला रही हो। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे लगता है तुम बिना वजह घबरा रही हो। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। सौरभ ने कुछ फिक्र से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। शोभा की आंखें भीग गई तो सौरभ परेशान हो गया। बुआ जी, हम 20 मिनट में वापस आते हैं। वह शोभा को लेकर गाड़ी में बैठ गया ताकि विश्वास दिला सके कि वह ठीक है। उसे देखकर अंदाजा हुआ कि शायद उसे पीरियड्स की समस्या है, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा और बहुत घबरा रही है। सौरभ ने नरमी से कहा, ठीक है, घबराओ नहीं, अभी घर चलते हैं और रात को देखूंगा तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है। शोभा खामोशी से सर झुकाए बैठी और वह उसे तसल्ली देता आगे गाड़ी बढ़ा गया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाए वह थकी नज़रों से आसपास बैठी हुई लड़कियों को देख रही थी, जो काफ़ी देर से उसके बेड पर फैलकर बैठी हुई थी। उसे अब बहुत गुस्सा महसूस हो रहा था। न जाने सौरभ कब आता, लेकिन उसका इंतजार करते करते उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी। अब उसे उस भारी लहंगे और ज्वेलरी से आज़ादी चाहिए थी। जब उसने बड़ी बेताबी से नज़रें घुमाकर आसपास देखा तो सामने बैठी लड़कियों में से एक लड़की उसकी बेचैनी को जानते हुए मुस्कुराकर उसे देखने लगी। लगता है भाभी को ज़्यादा ही बेचैनी हो रही है। सौरभ भाई का इंतज़ार इतनी बेताबी से हो रहा है तो न जाने रात कैसे बीतने वाली है, उसने कहा था और शोभा का दिल धड़क उठा था। अभी तक तो उसने सौरभ से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही उसके बारे में कुछ जानती थी। उसके चेहरे पर फैली हुई उस डर को देखकर करीब बैठी हुई आकृति ने नरमी से उसका हाथ दबाया। उनकी बातों को दिल पर मत लो, सौरभ भाई इतने भी जालिम नहीं। आप उनसे इतना क्यों डर रही हो? आकृति उसकी परेशानी को समझ रही थी। पति जितना भी शरीफ हो जाए, आज की रात तो वो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ता। इससे पहले कि आज की रात के बारे में उसके दिमाग में डर का जहर फैल जाए, उसे और ज़्यादा डरा देती। जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी आहट ने सब ने दरवाजे की तरफ ध्यान दिया था और सौरभ के आने पर उसके तरफ ध्यान दिया था। वे चारों लड़कियां सौरभ की कजन थी। उसके सामने खड़ी अब अपनी नेक मांग रही थी। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले हमारा नेक निकालिए, आपको भाभी के पास जाने की परमिशन नहीं है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए उन्हें पैसे दिए। उन सब की हथेलियों पर पैसे रखकर, बस अब इससे ज़्यादा नहीं, वरना मेरी दुल्हन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी, वह उनको कहता मुस्कुराया था। शोभा उसके इस तरह मुस्कुराहट को देखकर नजरें झुका गई थी। इसमें कोई शक नहीं था, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। और शोभा के सामने जो मर्द खड़ा था वह भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत आदमी उसके किस्मत में लिख दिया जाएगा। उसकी दादी कहती थी कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसे सौरभ जैसा पति मिल गया है। लेकिन अब दिल की धड़कनें अपने चरम सीमा पार कर रही थी। कुछ दोस्तों ने उसे इस तरह डरा दिया था और जब यहाँ पर आई तो रही सही कसर उन लड़कियों ने पूरी कर दी थी। कुछ उसके बिगड़े हुए समस्या जो उसे तकलीफ से परेशान कर रहे थे। उन सब के कमरे से जाने के बाद सौरभ ने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाकर उसके पास आकर बैठ गया। शादी से पहले वह 2 बार उनके घर गया था, लेकिन शोभा ने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। उस वक्त भी दिल की बेताबी अपने चरम सीमा पार कर गई थी। वह बार बार अपने होठों को कांपने से रोक रही थी, अपने हाथों पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और उसका नर्वस होना सौरभ की आंखों से छुपा हुआ नहीं था।
वह उसके पास बैठ गया, इतना पास कि उसके सांसों से निकलती गर्मी उसके फेस पर पड़ रही थी। वह भरपूर मर्द था, जवानी उस पर टूट कर बरस रही थी। जवानी के ताकत से उस नाजुक कली को अपनी मोहब्बत के जज्बातों से मसल देता और उसकी खुशबू का अपनी खुशबू से मिलाकर उसे ढेर कर देता। लेकिन न जाने क्यों वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बिन वजह डर कर बैठी हुई थी। सौरभ ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके ठंडे हाथों को थाम लिया और वह भी देखते हुए उसे थोड़ा दूर हो गई। सौरभ को हैरानी हुई थी उसके इस तरह के डर जाने पर, लेकिन फिर भी वह खुद पर काबू पाकर सौरभ की तरफ देखती रही, जैसे कि वह उसके इंतजार में बैठी हो। सौरभ के होंठ एक खूबसूरती सी मुस्कुराहट में ढीले हुए थे। आने वाले पल को अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पल बना देना चाहता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ की पसंद इतनी खूबसूरत होगी, वरना मैं कब का सारी इच्छाओं को उनके नाम कर देता। वो मेरी हर खुशी को इस कदर हसीन बना देती। वह उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन शोभा का दिमाग तो कहीं और ही अटका हुआ था। बस कहीं खोई आंखों से सौरभ को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में खुमारी उतर रही थी। आज रात हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत होगी। आने वाली हर रात को मैं तुम्हारे लिए इस तरह खूबसूरत बना दूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत समझती रह जाओगी। वह हल्का सा उसके तरफ झुका। उसके हल्के से झुकने पर भी शोभा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। बेताबी भी अपनी चरम सीमा पार कर रही थी। वह नरमी से उससे मदहोश होती हुई सांसों के साथ अपने जिस्म में ढल रहा था और शोभा पानी की तरह बहती चली जा रही थी, जैसे पानी की लहरों में हलचल पैदा हो गई हो। वह बिल्कुल उसी तरह उसके जिस्म में भी एक हलचल पैदा हो गई थी और वह उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वह मुरझाई हुई रंगत, कांपता हुआ जिस्म, चेहरे पर फैली हुई डर और रात की दुल्हन होने के बावजूद वो बहुत डर में लग रही थी, जो अपनी बड़ी काली आंखों को उस आदमी पर गाड़े उसके तरफ देखे जा रही थी। वही बात जो उसके दिमाग में घूम रहे थे। अब हकीकत ये थी कि उसे लग रहा था कि सौरभ उसके साथ ऐसा व्यवहार अपनाएगा जो उसे तकलीफ देगा, जबकि सौरभ मोहब्बत से उसे समेट रहा था, उसकी धड़कनों को अपने सांसों में तेज करते हुए। उसकी सांसों में बहकता हुआ आदमी अब धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतार रहा था। जिस तरह वह उसकी तारीफें कर रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। शोभा के जिस्म पर कपकपी दौड़ रही थी। उसके दिमाग में उसकी फालतू सहेलियों की बातें उथल पुथल हो रही थी। अगर खुद से दूल्हे के करीब जाने की कोशिश की तो वह क्या सोचेगा? उसके दोस्तों की फालतू बातें, सौरभ की कजनों की बातें। सौरभ भाई तो आज तुम पर कहर बरसाएंगे, तुम क्या खाक इंजॉय करोगी? उन लड़कियों की बेबाक सी बातें जो उसे डरा कर रख गई थी, और वह उन लोगों की बातें अपने दिमाग पर सवार कर वह ज़मीन को ही घूरे जा रही थी। सौरभ कहीं खोया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में चलती हुई सोचें उसे अपने लपेट में लेकर और ज़्यादा डरा रही थी। उसकी दादी की बातें देखो, ये सब कुछ तो सदियों से चला आ रहा है और ये सब तो करना ही पड़ता है। इसलिए कोशिश करना अपने तकलीफ़ को अंदर ही दबाए रखना, वरना तुम नहीं जानती कि लोग क्या क्या बातें बनाएंगे और सौरभ तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। उसके दिमाग में ये बात आई। सौरभ के सीने पर हाथ रखकर उसने कांपते हुए जिस्म से उसे घूरा था। उसके चेहरे पर फैली हुई डर, आंखों में आई नमी, कांपते हुए होंठ। सौरभ ने अजीब नज़रों से उसके चेहरे को देखा था। देखो, कुछ भी नहीं, बस तुम्हें मेरी मोहब्बत में पिघल जाना है और कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मेरी आंखों में देखो। वह बेबाकी तेज सांसों से अपनी जान को अपने तरफ ध्यान दिलवा रहा था, लेकिन वह डर के मारे बेड से उतर गई। सौरभ को उसने अपने पास नहीं आने दिया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वह जल्दी जल्दी बात करते बराबर अपने सर को ना में हिला रही थी। उसके जिस्म से बहती हुई पीरियड उसे और शर्मिंदा कर देने के लिए काफ़ी थी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं ऐसी हालत में बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आ सकती। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अपने दिल पर हाथ रखते हुए वह बेकाबू 2 कदम दूर हो गई। आप मेरे पास नहीं आ सकते, उसने कह दिया था और सौरभ को हैरानी हुई। क्या मतलब तुम्हारा? वह अभी अभी उसके मोहब्बत के चाहत में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके हर बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, उसके शर्म को दूर करने की कोशिश कर रहा था। सौरभ प्लीज, उसकी सांसें अब तेज हो रही थी। वह जिस बेचैनी में थी, उसका डर पल भर बढ़ते चले जा रहा था। अब सौरभ ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। ओके, रिलैक्स, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन शोभा उससे इस तरह डर रही थी। वहाँ से वह बाथरूम की तरफ भागी थी, वहाँ बंद हो गई। वहीं फर्श पर बैठती हुई अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक उठी थी। हे भगवान, इतना तकलीफ, इतना डर।
जो आज उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। दरवाज़ा खोलो शोभा, मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सौरभ बेताब था। प्लीज़ आप चले जाओ कमरे में या फिर सो जाओ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वह रो रही थी। वह अभी तक उसके रोने की आवाज़ समझ नहीं पा रहा था। आखिर वह उसके हाथ क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, लेकिन बाहर तो आ जाओ। सौरभ ने आखिरी बार आजमाया था, लेकिन फिर भी वह वहीं ठंडे फर्श पर बैठी रही। मैं बाहर नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ सो जाइए, वह कह गई थी, और उसके शब्द से ही उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। सौरभ को हैरानी हुई थी। उसने बहुत कुछ सोच रखा था। उसके सपनों का महल बहुत ऊंचा था। उस वक्त उसका सपनों का महल टूटता हुआ बिखर गया था। वह अजीब सी बेताबी उसके जिस्म को जलाने लगी थी। वह चुपचाप चेंज करके बालकनी में चला आया। ठंडी हवाओं ने उसके अंदर फैली हुई आग को थोड़ा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन वह आग किसी तरह बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्या था जिसने उसे मुझसे दूर कर दिया था? वह खुद से सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। वह इतनी डरी हुई क्यों थी? मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? जबकि वह तो उसे इतनी मोहब्बत से समेट रहा था और किसी भी तरह का जुल्म उस मासूम पर नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी क्या उसे किसी ने कुछ भी नहीं समझाया होगा इस रात के बारे में? वह खुद भी गुस्से में था। उसकी उम्र करीब 22 साल की तो हो चुकी है। आजकल के ज़माने में उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था। वह अपने हाथों को अपने सर में घुमा रहा था और वह ठंडी हवाओं में न जाने किन किन सोचों से गुजर रहा था। उसके दोस्त की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन ही डिवोर्स दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और लड़के को चाहती थी और उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। यही सब सोच अब उसके दिमाग में बड़ी तेज़ी से चल रहा था। लेकिन वह तो शोभा को पहले से जानता था। वह ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी दादी थी, उसके पापा थे, उसके पापा फौज में थे। वह अपनी दादी के साथ ही रहती थी। उसकी दादी बहुत प्यारी थी। उसकी दादी और सौरभ की दादी दोनों सहेली थी, और सौरभ के पापा जनक जी और शोभा के पापा दोनों दोस्त थे, और उन दोनों ने ही ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का सोचा था और ये शादी तय हुई थी। सौरभ शोभा को जानता था। उसने कभी शोभा को फालतू घूमते या किसी से बात करते नहीं देखा था। वह बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी। उसकी तो कोई सहेलियाँ भी नहीं थी। बस स्कूल में 2-3 सहेलियाँ थीं। आस पड़ोस में वह कभी बाहर नहीं निकलती थी, और यही बात उसके दिमाग में घूम रहा था। इधर दोस्तों की बातें उसके दिमाग में उथल पुथल कर रही थी। सौरभ, तुम जानते हो ना, आजकल की मॉडर्न लड़कियां पत्नियों को अपने पास भी नहीं आने देती। बहानेबाजियों पर उतर आती हैं। बाहर मौजूद लड़कों के साथ फ्रैंक होकर उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती हैं। परिवार वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। ऐसी लड़कियां ही अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती। सौरभ के दोस्तों की बातें उसके दिमाग को पागल कर दिया था, और उसके दोस्तों की इस तरह की बातें आज उसकी पत्नी से मैच हो रही थी। शायद इसी गुस्से में जाकर उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया होगा, क्योंकि वह जिस तरह रिएक्ट कर रही थी। उसके दोस्तों ने लड़कियों के बारे में जो बातें बताई थी, आजकल की लड़कियां दूसरों पर अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं, तो अपने पति को क्यों नहीं अपना समझती? पति पर तो उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। दोस्तों की अलग अलग बातों ने उसका दिमाग बुरी तरह सुन कर दिया था। सौरभ के दोस्त ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि सुहाग रात पर दोस्त की पत्नी ने उसे अपने पास नहीं आने दिया था। और सौरभ को अब शक था, वह किसी तरह से ये वादा कर चुकी है कि वह पहला अधिकार उसे नहीं देगी। ये अपने दिमाग में उसने गलत बातें बसा लिया था। सौरभ ये सब सोच बैठा था। भला एक औरत इतना कैसे गिर सकती है? वह अपने पति के बजाय किसी अनजान आदमी को अपना सब कुछ सौंप दे। लेकिन फिर उसका दिमाग कई हिस्सों में बटा हुआ था। शोभा का परिवार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसकी परवरिश तो ऐसी नहीं हुई थी। वह तो उसको अच्छी तरह से जानता था, और इन उलझनों से बेचैन होकर उसने सिगरेट को बुझाकर पाँव के नीचे मसल दिया था। बालों में उंगलियां चलाते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बेड के एक तरफ वह पूरी तरह कंबल में छुपकर शायद सो गई थी। सर से पैर तक उसने खुद को कंबल में छुपा रखा था, और उस पर एक नज़र डालकर वह बेड के दूसरे तरफ आकर लेट गया था। उसकी इज्जत इतनी कीमती थी कि वो किसी भी लड़की से दोबारा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं कर सकता था, उसे अपने करीब नहीं कर सकता था। वह इतना हैंडसम और अमीर आदमी था। उससे तो न जाने कितनी लड़कियां शादी करना चाहती थीं और उस पर मरी जा रही थी। उसके दोस्तों ने उसे कितनी बार ऑफ़र दी थी, लेकिन वह हमेशा उन सब से दूर रहता था।
सिर्फ इसलिए कि वो ये हक अपनी पत्नी को ही देगा जो उसकी हकदार होगी, उसके अलावा वो किसी को नहीं देगा। लेकिन उस वक्त अपनी पत्नी का इस तरह का रिएक्ट करना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। अलग अलग सोचों का जाल उस पर हावी हुआ, तो नींद की लपेट ही उसे आखिरी रास्ता सूझा। और नींद जब उसे अपनी लपेट में ले लिया तो एक सुकून उसके चेहरे पर फैलता चला गया। सुबह उसके जागने से पहले ही वो कमरे से जा चुकी थी। उस वक्त वह नीचे आई जब जानकी देवी नौकरानी से कहकर नाश्ता बनवा रही थी अपने और जनक साहब के लिए। उसे देखकर वह नरमी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। शादी की पहली सुबह, बधाई हो बहू, मेरा बच्चा। उन्होंने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया और अपनी जांचती हुई नज़रों से उसका जायजा लिया था। पीठ पर बिखरे हुए गीले बाल उन्हें खुशी में डाल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कि वो बड़ी तसल्ली में हो गई हों, लेकिन हकीकत क्या थी इस बात से तो वह अभी अनजान थी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। माँ जी, क्या पग फेरे का रस्म नहीं होगा? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसने इस रस्म के बारे में पूछा तो जानकी देवी ने नरमी से उसके हाथ थाम लिए। मैंने तुम्हारी दादी को खुद ही मना कर दिया कि उन्हें किसी तरह की फालतू रस्म रिवाज में पड़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चे जवान हैं और अभी उनको एक साथ रहने दिया जाए, एक दूसरे को समझने दिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। वह थोड़ी बूढ़ी औरत हैं और इस तरह उनको परेशान करना, रस्मों के नाम पर उन्हें परेशान करना, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें अपने घर जाना ही है तो तुम अपने पति के साथ उनके घर जा सकती हो। वैसे उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए नरमी से उसे देखकर कहा तो वह शर्म के मारे अपना सर झुका गई। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली, वरना आजकल कहाँ ऐसी सास मिलती हैं। ये दोनों परिवार पहले से ही दोस्ती में थे, अब इन दोनों की शादी करके रिश्तेदारी में बदल दिया था। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था वह उसको छोटी बहू ज़रूर बनाएंगी। उनके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे अपने कारोबार में अलग काम कर रहे थे। छोटा सौरभ उनके साथ ही था, जिसने अपने बलबूते पर अपने पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ाया था और साथ ही साथ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान भी संभाल रहा था। और यही वजह थी कि वह घर के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से चला लेता था। जानकी देवी अपने लाडले बेटे की वजह से बहुत खुश और तसल्ली में थी। जनक साहब ने भी अब अपने काम से रिटायर ले ली थी और पूरा वक्त अखबार में बिजी रहते। जानकी देवी अपने घर में बने बगीचों में उलझी रहती, जहां उन्होंने तरह तरह की सब्जियां और फूल पौधे लगाए थे। अब उम्र के उस हिस्से में यही सबसे बड़ी समस्या थी। अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोलकर बेड के दूसरी तरफ देखा था, जहां अब शोभा मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, यानी उसके जागने से पहले ही बाहर चली गई थी। उठते हुए उसने बेड से टेक लगा लिया और अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसने सोचा नहीं था शादी की पहली सुबह ऐसी बीतेगी। कुछ देर समस्याओं और वक्त पर गौर करने के बाद वह उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वह नीचे आया तो वह तीनों टेबल के आसपास बैठे खुश दिखाई दे रहे थे। वह हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दोबारा नज़रों का मुंह मोड़ लिया। वह अब बस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उसने सोच लिया था अब उस वक्त उसके पास जाएगा जब वह खुद उसके करीब आना चाहेगी, वरना नहीं। उसने अपनी इज्जत और घमंड सबसे ऊपर रखा हुआ था। वह सौरभ था, कोई आम इंसान नहीं था। वह ऐसे भी किसी के कदमों में आने के लिए उससे भीख नहीं मांगता। उसके चेहरे की रंगत बदली थी। उसने अपने झुके हुए सर को और ज़्यादा झुका लिया। सौरभ उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। जानकी देवी ने नरमी से उससे बात की, उठो और सौरभ को नाश्ता दो। वह चाहती थी वह उससे बातचीत करे और अपने अंदर के डर और झिझक शर्म को ख़त्म कर दे। न जाने उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे सौरभ के चेहरे पर वह चमक और रौनक नहीं है जो होनी चाहिए थी। उनका बेटा बहुत हंसमुख और खुशमिजाज लड़का था। वह हमेशा से हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था। बहुत ज़्यादा गंभीरता उसके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उस वक्त वह काफ़ी गंभीर नजर आ रहा था। नाश्ता देते हुए भी उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। सौरभ ने एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा था। वह बहुत ज़्यादा डर रही थी, उसमें कोई शक नहीं था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हल्के मेकअप ने उसे और खूबसूरत बना दिया था। ऊपर से उसके चेहरे पर फैली हुई लटों ने उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सौरभ ये सब कुछ समझने से परहेज कर रहा था। वह इतनी चुप, इतनी डरी हुई क्यों है, जबकि जिस डर से वह गुजर रही थी किसी को क्या मालूम था। उसे तो बहुत हंसता मुस्कुराता होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत डरी हुई थी। शादी के रात कमरे में जाने से पहले ही जानकी देवी ने उसे शोभा की आदत के बारे में बताया था
कि वो बहुत मासूम और कम उम्र की लड़की है। उस पर खास ध्यान देना होगा। अब और ज़्यादा खुलकर तो बता नहीं सकती थी, लेकिन उनकी बातों में छुपे हुए राज वह समझ रहा था और नरमी से सर झुकाकर उन्हें तसल्ली दिला दिया था। वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उस वादे के हिसाब से उसने शोभा की हरकतों को भी अब तक अपने दिल में छुपा कर रखा था। वह नहीं जानता था कि उनके कमरे की बात किसी तीसरे आदमी के हाथ आए, चाहे वह उसके माँ बाप हो, भाई बहन हो या कोई भी रिश्तेदार, और उसके बातों का बतंगड़ बने। उसे अपनी और अपनी पत्नी की इज्जत बहुत प्यारी थी। रस्म के तौर पर उसकी दादी उसे मिलने आई तो उसे उसके साथ ही भेज दिया गया था। उसकी दादी पूरे मोहल्ले के लिए स्वेटर बुना करती थी। उसके दादा की पेंशन से ही उनका पूरा गुजर बसर चलता था। उसके पापा की पूरी कमाई सेव की जाती थी ताकि शोभा का फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन उनकी अचानक होने वाली मौत ने सब कुछ बिखेर दिया था। उसकी माँ तो उसके पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके पापा ड्यूटी संभाल रहे थे और विदेश में कमा रहे थे। उनकी बेटी दादा दादी के साथ रहती थी। दादी उसे संभाल रही थी। दादी पुराने ख्याल की औरत थी। उसे पीरियड्स आए और उसके बाद उसको सफ़ेद पानी की भी प्रॉब्लम थी। उसको सारा महीने सफ़ेद पानी आया करता था, जिससे वो बहुत कमज़ोर और परेशान हो जाती थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जब दादी उसके कपड़े धोती थी तो उनको अंदाज़ा हो गया था। पुराने ख्याल की थी। इस बारे में किसी से बात करना बुराई समझती थी और ये बीमारी का इलाज शादी समझती थी। उनको लगता था अगर शोभा की शादी हो गई तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात ऐसे ही आई थी, और अगर ये बात बाहर की जाए तो बुराई हो जाएगी, लड़की के कैरेक्टर पर बात आएगी। इस वजह से उन्होंने ये बात छुपा ली थी और शोभा की जल्दी शादी कर दी थी ताकि इस समस्या से वो बाहर आ जाए। कि उनको इस समस्या के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बात करना भी ज़रूरी न समझा। उन्होंने समझा अगर डॉक्टर से बात की जाए तो ये लड़की बदनाम होगी, और यही जाहिलपन की वजह से आज उसके साथ इतनी बड़ी समस्या थी। ना तो ये बात किसी को बता पा रही थी। शादी हो जाने के बाद भी वह अपने पति से बहुत शर्मा रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसी वजह से उसे हर पल अपने माँ बाप की याद सताती थी। उसकी इतनी बड़ी समस्या कैसे हल होती, और वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके दिमाग में भी दुनिया की बहुत सारी बातें थी जो उसकी सहेलियों ने उसके दिमाग में डाला था, और फिर दादी ने भी तो यही कहा था। जानकी देवी ने उसकी चुप्पी को नोट किया तो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा था। क्या बात है बहू, इतना चुप क्यों हो? जिस तरह तुम जिद कर रही थी कि तुम अपने दादी के साथ जाओगी, ये तो बुरी बात है। मेरी जान, अब तुम्हारा घर यही है और तुम्हें सौरभ की मर्जी के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसने वहाँ पर उनसे बहुत जिद लगा ली थी। वह नहीं चाहती थी कि ये रात भी किसी तरह के दबाव का शिकार हो जाए। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे सौरभ गुस्से में ये उम्मीद कर रहा था वह उसे मनाए, लेकिन वह तो उसके पास जाना तो दूर की बात थी, उसका नाम सुनकर ही डर रही थी। उसे मनाना, उसे एहसास दिलाना वह उसके लिए हिम्मत रखता था। दादी, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लो, उसने कह दिया। और उसकी सास जानकी देवी को ये बहुत बुरा लगा था। उसका ये कहना, ये मेरा घर नहीं बल्कि ये तुम्हारा घर ही है, यहाँ तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? शादी को आज दूसरा दिन बीता है, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, यही तो दिन होते हैं मोहब्बत बांटने की मेरी बहू। वह नरमी और प्यार से उसे अब समझा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, उनके करीब जाने में भी मुझे डर लगता है। हकीकत में जो कुछ कहना चाहती थी वह नहीं कह पा रही थी, लेकिन वह चाहती थी जानकी देवी उसकी चुप्पी को और बेचैनी को समझ जाए। उसकी दादी ने शोभा को बहुत समझाया था और शोभा अपने पति के साथ अपने दादी के घर आ गई थी। दादी भी बहुत गुस्सा हुई थी कि अभी एक दिन नहीं हुआ और तुम यहाँ आ गई हो। उसने दादी को डरते डरते अपनी सारी बातें बता दी थी। दादी उस पर भड़क उठी थी। वह काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये बात अपनी ज़ुबान से निकाला तो पति तो भगवान के रूप में होते हैं, तुम्हारा दुख सुख का साथी है, उसके पास रहना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस बात से मना करोगी तो भगवान को भी नाराज़ करोगी। अब रात हो गई है, लेकिन सुबह ही तुम कॉल करोगी सौरभ को, कहो वह तुम्हें लेने आए। मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे रिश्ते में दूरियां जन्म ले। वह चुपचाप सोने के लिए लेट गई। आज रात बड़ी सुकून और आराम से बीती थी। कल क्या होगा, कल की फिक्र ने उसे बेचैन कर दिया था।
कमर में उसके बहुत दर्द था, जाने का नाम ही नहीं लेता था। टाँगों और पेट में खिंचाव रहता था, वो बहुत दर्द में तड़प रही थी। ये समस्या उसे हमेशा बेचैन रखती थी। उसके कपड़ों में दाग धब्बे उसे और शर्मिंदा कर देती थी। कपड़े छुपाए फिरती और फिर एक दिन आखिरकार उसने सब कुछ तंग आकर अपने दादी से बता दिया था। दादी ने बड़ी शर्माती नज़रों से उसे देखा था। बहुत बुरी बात है, आज के बाद किसी से भी ये बात न करना, कोई बीमारी नहीं, बस अब तुम बड़ी हो रही हो ना। इसलिए वह सर झुकाकर लाल चेहरे से उनकी बात सुनती रही। दादी का अंदाज़ा कुछ ऐसा था, उसे शर्मिंदा करने लगा था, जैसे कोई बहुत बुरी बात हो। अगर वह किसी से बात करेगी तो बदनाम हो जाएगी। ये बात उसे काफ़ी बेचैन कर दिया था। शादी से पहले लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता ही है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दादी ने तो कोई और ही हल निकाला था। वह इतनी शर्मिंदा हुई, जाकर अपने कमरे में लेटी और फिर चेहरे पर हाथ रखकर रो दी। क्या ये बीमारी इतनी खराब थी कि उसके लिए उसे शादी करनी पड़ती, या कोई कमी थी, या उसकी गलती? भगवान जानता था। उसने आज तक अपनी सहेलियों में बैठकर भी कभी ऐसी बात नहीं छेड़ी थी। वह जिस उम्र में थी, वह अपनी समस्याओं में अकेले जूझ रही थी। खास तौर पर ऐसी समस्याओं से गुजरते हुए लड़कियां बेचैनी का शिकार हो जाती हैं। ये जज्बात का उतार चढ़ाव ही गलत माहौल में डाल देता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। वह हमेशा उन सब से डरती रही। दादी ने जिस तरह उसे पूजा पाठ और हर चीज़ का परहेज बताया था, वह भी उसे हमेशा करती आई थी। लेकिन आज दादी से ये सब बताना उसे बहुत शर्मिंदा कर रहा था। बार बार खुद को रोक रही थी। आंसू उसके गालों पर अटक रहे थे। अब उसे ये सब कुछ दादी से नहीं बताना था। इस सब में उसकी क्या गलती थी? फिर उसने चुप रहना अच्छा समझा। वह अंदर ही अंदर ये सब उसे किसी दीमक की तरह चाट रहा था। शोभा की सौरभ के करीब न आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, खुद में विश्वास की कमी और बहते हुए आंसू। अगर सौरभ ने उसे गलत लड़की समझ लिया तो वह क्या कहेगी? वह उसे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। उस रात भी वो देर रात तक जागती रही। अनजाना सा डर उस पर हावी हो रहा था। न जाने कितनी देर वे छत को घूरती रही। काश वो हमेशा के लिए यहीं रुक जाए, ये दोबारा सौरभ के घर न जाए। लेकिन हर काश के बाद सवालिया निशान रह जाते हैं। काश को अपनी ज़िंदगी से मिटाने के लिए हकीकत को स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर उसी राह पर चलना पड़ता है जो हमारे लिए ठीक होती है, क्योंकि काश के सहारे तो कभी ज़िंदगी नहीं चलती। काश से आगे निकलकर अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अगली सुबह सचमुच सौरभ उसे लेने आ गया था। गाड़ी में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। उसी चुप्पी को तोड़ने के लिए सौरभ ने पहल की थी। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? सौरभ भी ऐसे लग रहा था वह सारा गुस्सा पी जाना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। आइसक्रीम तो उसकी कमजोरी थी। वह डर से सहमी उसने हाँ में सिर हिला दिया था। वह उसके उस मासूमियत पर सौरभ मुस्कुराकर रह गया था। तुम्हें कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? वह बातों बातों में उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। चॉकलेट। उसके कहने पर वह प्यार से मुस्कुराया। यानी हमारी पसंद बहुत मिलती जुलती है। वह मुस्कुराते हुए नज़रों से उसे देख रहा था और वह सर झुका गई। आइसक्रीम खाने के बाद वह उसे शॉपिंग करवाने ले आया और अपनी मर्जी से 2-4 ड्रेस उसे खरीद कर दे दिया था। उसने सोच लिया था अपने रिश्ते में अब ये सब शर्माना लजाना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गलतफहमियों से दूर रहना पड़ेगा। एक नई शुरुआत करेगा। उस लड़की को मौका देकर मोहब्बत से अपने पास करेगा, ताकि अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। वह अपने दिमाग में फालतू सोचों को नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वह उस लड़की के करैक्टर को अच्छी तरह से जानता था, तो फिर उस लड़की पर शक नहीं कर सकता था। लेकिन उसके छुपे राज को वह जानना चाहता था। आखिर वह इतना क्यों घबराई है और इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? क्या सौरभ की मोहब्बत की शुरुआत कामयाब हो पाएगी? शोभा को अपने प्यार के लिए मना पाएगा? क्या शोभा अपना डर और शर्म सब कुछ छोड़कर उसको अपनी समस्याओं के बारे में बता पाएगी या नहीं? या फिर इन दोनों का भी डिवोर्स होगा? इसका अगला भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।